हाँ चलिए पानी ठंड चल चला जा। ये जो 500 मीटर की सड़क है ना, मेरी बेटी के लिए बुरा सपना सा। सोचता हूँ उसे साइकिल खरीद कर दे दूं ताकि वो यहाँ से झट से गुजर जाए, लेकिन क्या करूं, ऐसे ही नहीं हुआ। अब बेचारी रोज इस सड़क से गुजरेगी और उसे रोज ये सब कुछ सहना पड़ेगा। और बिट्टू की अम्मा, अरे आज बिट्टू से मिलने जाना है बहुत जल्दी। घर पे बिट्टू राह देख रहा होगा अपनी, है ना? आज जाना चाहिए घर पे। इस मनुष्य सड़क में इतनी ताकत थी कि वो रोज लोगों की किस्मत का फैसला करती थी। और एक दिन इस सड़क पर हैवानियत का एक ऐसा नंगा नाच हुआ जिसे देखकर न सिर्फ उस जगह के लोगों की बल्कि पूरे देश के लोगों की रूह कांप गई। उस दिन इस सड़क का शिकार थी ये लड़की। आज हम आपको इस लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं। क्या हुआ था इस लड़की के साथ और आखिर इस 500 मीटर के खौफ के पीछे की असली ताकत क्या थी। देख अच्छे से फोटो ले। रुक्मिणी ताई के कद से भी दुगने बड़े पोस्टर बनने चाहिए। रुक्मिणी से बड़ा कोई नहीं हो सकता, उसका पोस्टर भी नहीं। वो तो है ताई। कसला है? अरे सॉलिड एकदम ताई। 2 महीने बाद इलेक्शन शुरू होने वाला है, तुम लोगों का सब लफड़ा बंद। कोई राडा नहीं चाहिए मेरे को। सब औरत लोग माँ नहीं तो बहन, कोई मजाक नहीं, मस्ती नहीं, मारा मारी नहीं, समझ ला? अरे ताई आप निश्चिंत रहिए, हम कोई लफड़ा नहीं करेंगे। लफड़ा किया तो ना सबके खाल में भूसा भर दूंगी। ए सुनना, अरे सच्ची वाला जो करते रहो तुझसे। अरे हम क्या खून से चिट्ठी लिख कर दे क्या? क्या रे? कौन शादी के लिए बोल रहा है तुझको? इतना क्यों भाग पा रही है? एक दिन के लिए गर्लफ्रेंड बन जाना। हाँ चले खेत में चल। छोड़ेंगे नहीं इसको। सुन, बाबा को इस बारे में कुछ मत बताना वरना मेरा कॉलेज आना जाना बंद कर देंगे। चल। यहाँ क्या कर रही थी? बाबा क्यों आई हो? वो आजूबा परीक्षा शुरू होने वाली है ना, प्रैक्टिकल बुक के लिए पैसे चाहिए थे। तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अभी से मांग लेती, पता ही नहीं जगह कैसी है। अरे क्या रघु काका, नैना और वर्षा कोई छेड़ेगा क्या? वर्षा बोले तो तुम्हारी नात और प्रदीप भाऊ की बेटी है नैना, कोई छेड़ेगा ना उसको काट डालेगा मैं। ये ले, वापस यहाँ मत आना। चल आजूबा ये बाकी के पैसे। अपनी बात रख ले बेटा, और देख फिर कभी दुकान पर मत आना। जी आजूबा। हाँ तो दारू की दुकान खोल के क्यों रखी है? इसके बाबा तो चले गए आप ही की दारू पी पी के, लेकिन अभी तक बात समझ में नहीं आई आपकी। तो करूँ क्या? दुकान बंद कर लूं और कटोरा हाथ में लेकर सड़क पर निकल पड़ूं? अरे पैसे कहाँ से आएंगे? आग लगे ऐसे पैसों को। ये गांव ही मनुष्य है, जिसे देखो दारू पी के यहाँ वहाँ पड़ा रहता है, काम धंधा तो है नहीं किसी को, और बस पूरे दिन गुंडागर्दी चलती रहती है। मैं तो कब से कह रही हूँ इस लड़के की शादी करके इसको निकालो यहाँ से। आई मैंने कहा ना मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। एक बार मैं कलेक्टर बन जाऊंगी ना तो सबको मार मार के सीधा कर दूंगी, ठीक है? अच्छा बन जा, पहले इसे सीधा कर ले। मिल गई दोस्तों से फुर्सत? हाँ, खाने में क्या बनाया है? देख सुनेगा भी नहीं। अंडा करी बनाई है। अंडा करी? आई मेरे लिए भी कुछ देना, मुझे नैना को देना, उसको बहुत पसंद है। पता है मुझे, उसके लिए बनाया। अभी लाती हूँ। तू आएगा ना मेरे साथ नैना के घर? हाँ दीदी। अंडा करी तेरी आई बेस्ट है यार। पढ़ पढ़ के ना दिमाग इतना खराब हो गया। चलो थोड़ी देर खेलते हैं, लूडो खेले।
अरे नहीं नहीं, अभी लूडो वूडो कुछ नहीं बेटा। वर्षा, अंधेरा होने वाला है, अब तू घर जा। कल परीक्षा के बाद जितना खेलना है ना खेल लेना, मैं भी खेलूंगा तुम लोगों के साथ। ठीक है काका, चल। क्योंकि अगर कुछ अब पता ही नहीं। जल्दी चल। मुझे धक्का कर गई थी, मेरे चुन से काटने लगते तुझे। रुक दिखाता हूं तुझे। ए चल चल पक्का चल। ये तेरी बहन और होने वाले जीजो के बीच की बात है, तू बीच में मत पड़। चल क्या रे तुम लोग, क्या हो रहा है? ये नाच वीच किस खुशी में? ये अपना विमल बाबू है ना, इसका मुर्गा जीत गया है मुर्गा की लड़ाई में, और ये सुनील का मुर्गा ना वो हार गया। आज तो मुर्गा कटेगा और मुर्गा पकेगा, पार्टी होगी पार्टी। क्या बोला था मैंने? 2 महीने शांत नहीं रह सकते तुम लोग? बोला था ना मैंने कोई गलत काम नहीं करने का। ये मुर्गा मुर्गा ये सब गैर कानूनी है, समझा ना? लेकिन वो तई देख विमल, तू मेरा खास आदमी है तो तेरी जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है। ये छोटे छोटे मुद्दे पर नमक मिर्ची लगाकर मेरी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे विपक्ष वाले। देख, कोई राड़ा नहीं चाहिए मेरे को। मेरी बिटिया की परीक्षा अच्छी जाए। आई देर हो रही है। हाँ विभा। ए चल बेटा चल, दुकान खोलने का समय हो गया। चल तुझे बस स्टॉप पे छोड़ देता हूँ। अच्छा सुनो, मैं 2 बजे तक आ जाऊंगी, या एक ही पेपर है। ध्यान से चेतन को बोलना कि मुझे लेने के लिए आ जाए। पार्टी वाला पता है बेटा। हाँ हाँ चल। अच्छे से चल, परीक्षा अच्छे से देना, ध्यान देके। अरे ये जल रहा नहीं है यार, इसको भी पिलाना पड़ेगा। मेरे अंदर का हवा खत्म हो गया है। दारू डाल इसमें। मस्त खिलाया रे। जाना अरे ये खत्म हो गया। अरे मेरे को क्या मालूम। ये लो। अरे यार इतना देर लगा था तुम। इसको जल्दी खत्म होगी क्या? काका पार्टी तो आज रात भर चलेगा क्या रे? पार्टी पीना पड़ेगा। नहीं थोड़ा आई। अरे कहाँ था तू? जा जल्दी ताई को लेके आ। वो अभी थोड़ी ना आएगी, वो तो 5 बजे आएगी। अरे नहीं, वो अभी आएगी, उसने बताया जल्दी आने वाली है वो। आई मुझे पता है, ताई कभी आएगी। अरे नहीं, तू जाओ, वो इंतजार करती होगी। अभी नहीं, मैं थोड़ा खा अरे सुन तो, वो इंतजार करती होगी। भूख लगी है। चेतन बेटा जाना जल्दी से। वहाँ खाने देना, बहुत भूख लगी है। अरे वो इंतजार करती होगी कभी से, जाना। क्या नहीं? अरे उसका आज एक ही पेपर है, 2 बजे आने वाली है वो स्टॉप पे। हाँ, एक ही पेपर है? हाँ। अरे पहले बताना चाहिए ना। अभी से बता रही हूँ, जल्दी जा करके हो गया। रखना। आने के बाद खा। बस जहाँ जल्दी। हाँ लड़का है। आई तो थी, घर पे गई है। काका, मैं घर जा रही हूँ, अगर चेतन आए उसको बोल देना। घर? लेकिन मैं उधर से आया, मुझे तो दिखी नहीं। कहाँ चली गई? बेटा क्या हुआ? वर्षा कहाँ? ताई घर पर नहीं आई? नहीं तो क्या हुआ बेटा? पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा तू नैना के घर पे जाके देख, वहां गई होगी शायद। वर्षा तो यहाँ नहीं आई, क्यों, क्या हुआ? तो कहाँ गई? चेतन हुआ क्या? लेकिन
आ जाओ। ताई यहाँ से घर के लिए निकली थी क्या? क्यों, मैंने नहीं देखा, अब तक नहीं आई। नहीं पहुंची घर। अरे तो बस स्टैंड पे जाके देख जा। देखता हूँ। लेकिन मेरी बच्ची को ढूंढ के लेके आ कहीं से भी। अरे हम ढूंढने जा रहे हैं उसे, उसने वो उसको मैं रुक्मिणी से कह दूंगा। चलो। क्या हुआ क्या? पता नहीं वर्षा कहाँ चली गई। अरे ऐसे कैसे? चलो ढूंढते हैं उसे, चलो। वर्षा, 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 वर्षा मिली? वर्षा नहीं, नहीं मिली। नहीं मिली वर्षा। वर्षा, 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 ताई, वर्षा, वर्षा। के साथ क्या किया है मुझे? शांत हुआ। जिसने भी हमारी वर्षा के साथ ये सब किया है ना, हमारी रुक्मिणी ताई उसे छोड़ेगी नहीं। उनके आंसू रुलाएगी उसे। पाताल में भी होगा तो ढूंढ के निकालूंगी मैं। 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर इसका फैसला होगा। इंस्पेक्टर, हमारा आदमी नहीं है। ताई पर लगता तो हमारा ही आदमी है। कहा ना मैंने कि हमारा आदमी नहीं है। समझ में नहीं आया तुझे? तो किसी को भी बंद कर, किसी को भी उसे बंद कर, फांसी पे लटका या मार डाल, कुछ भी कर, पर इन सब में मेरे आदमी का नाम आया ना, ठीक नहीं होगा। लड़की के साथ रेप करते हो? खून किया ना उसका? झूठ बोल रहे हो। वहां बस स्टॉप पर देखा तुम दोनों को उस नींबू पानी वाले ने। चलो चलो भागो यहाँ से। साहब हम दोनों सच बोल रहे साहब, हमने कुछ भी नहीं किया था। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वर्षा की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या हुई थी और इस बात को स्थानीय प्रशासन ने दबाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट्स में ये बात फैल गई थी और आला अफसरों को खबर लगते ही उन्होंने चुनाव के समय किसी भी तरह के तनाव से बचने के लिए इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। सर, इस केस की जितनी भी डिटेल्स मुझे मिली है, अगर उनकी माने तो केस बहुत ही सेंसिटिव है। सिर्फ सेंसिटिव नहीं शिरके, इनह्यूमन भी है। एक इंसान ऐसा जानवर जैसा बर्ताव कैसे कर सकता है? इन लोगों पर कितना टाइम बर्बाद करेगा तू? इनका फैसला मैं अभी कर देती हूँ। चल चल चल। साहब रुकिए, बाहर भीड़ मारेगी लड़कों को। अरे इनको भीड़ के हवाले नहीं किया तो ताई हमें मार देगी। चलो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। शांत रहो। इन दोनों गुनहगारों को हम सब मिलकर सजा देंगे।
इन दोनों को मैं अपने हाथों से मारकर वर्षा को न्याय दिलवाऊंगी। शिरके जाओ बाजू। इनको सजा देने का काम कानून करेगा। पाप किया है लोगों ने, सजा तो मिलनी ही चाहिए। इन्हें सजा कानून देगा। यहाँ का कानून भी मैं हूँ तो सरकार भी मैं। आमदार हूँ मैं यहाँ की। आमदार हो या मुख्यमंत्री, कानून से बढ़कर कोई नहीं होता। इन्हें किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो इसके साथ उसको भी जेल में बंद कर दूंगा, फिर कोई भी क्यों ना हो। तुम लोगों ने इंसानियत तो नहीं दिखाई, लेकिन जो हैवानियत दिखाई है उससे तो जानवर भी डर जाएंगे। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। झूठ मत बोल। उस दिन बस स्टॉप के ऊपर ठेले वाले ने देखा था तुम्हें वर्षा के साथ। साहब हम उस दिन वर्षा के पीछे गए थे। छोड़ेंगे नहीं पर हम वहां से चले गए थे साहब। साहब ये लोग हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं साहब। साहब ये लोग हमें मार देंगे साहब। अगर ये सच निकला ना, फांसी पे लटकोगे। तो लड़की यहाँ पर अपने माँ, भाई और दादा के साथ रहती थी। ये उसकी पीएम रिपोर्ट है सर। काफी बुरी तरह से उसका मर्डर किया गया सर। जब वो नहीं मरी तो फिर उसे पानी में डुबोकर मारा गया। और सर सबसे घिनौनी बात, मरने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे का सरिया डाल दिया गया। इतना ही नहीं सर, उसके दोनों पैरों को बीच में से नाभि तक चीर दिया गया। किस तरह के लोग हैं ये शिरके? हाँ, किस तरह के लोग हैं ये? मैंने मेरे पूरे पुलिस करियर में बहुत सारे रेप केसेस हैंडल किए, लेकिन इतना ब्रूटली कभी नहीं मारा किसी ने किसी को। उन लड़कों के साथ डीएनए मैच होता है? सर वो इतनी चीरफाड़ हुई थी, उसमें डीएनए कहाँ ढूंढते? कहां ढूंढते मतलब? तुमने लड़की का डीएनए नहीं करवाया? वो शिरके, वर्षा का डीएनए करा। सर अभी तक तो जला दिया होगा। मतलब? वो बॉडी दे दी थी ना फैमिली को, इतनी खराब थी, बास आ रही थी। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कहा ना मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। एक बार मैं कलेक्टर बन जाऊंगी ना तो सबको मार मार के सीधा कर दूंगी, ठीक है? माफ कीजिए, हमें वर्षा की बॉडी चाहिए। वो साहब तो कह रहे थे कि सब हो चुका है। डीएनए होना बाकी है। चेतन जरा मेरे साथ आओ, बात कर ली। देखो राहुल और गोपाल को पुलिस ने अरेस्ट तो कर लिया वर्षा के रेप और मर्डर केस में, लेकिन फिर भी चेतन मैं जानना चाहता हूँ उस दिन क्या हुआ था। सर आई के एग्जाम चल रही थी। अच्छा सुनो, मैं 2 बजे तक आ जाऊंगी, यहाँ एक ही पेपर है। ध्यान से चेतन को बोलना कि मुझे लेने के लिए आ जाएगा। आज हम उसे बस स्टैंड छोड़ने गए थे। ताई ने कहा था कि वो 2 बजे तक वापस आ जाएगी, लेकिन मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। ताई आई अब तक? आई तो थी, घर पे गई है। सर ताई बस स्टैंड उतरी थी, काका ने देखा था, लेकिन फिर वो कहाँ गई कुछ नहीं पता। और फिर हमें उनकी लाश। कहाँ हुआ था ये सब? सर वो 500 मीटर वाली सड़क पर। सर यहाँ इसी रास्ते से ताहिर उस कॉलेज से आ जा करती थी। तुमने तो कहा था तुम्हारे आजोबा उसे छोड़ने गए थे और तुम लेने जाने वाले थे। तुम्हारा घर तो बस स्टॉप के पास ही है, फिर वो अकेली जाती आती क्यों नहीं थी? यहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब इस 500 मीटर के बीचों बीच रुक्मणी ताई का पार्टी ऑफिस है और पूरे रास्ते में रुक्मणी ताई के आदमी लोग, गुंडे लोग दारू पीकर पड़े रहते। कुछ कहता नहीं? शायद कोई कुछ कहता है तो चाकू मार देते हैं। तो पुलिस वाले क्या करते हो? फिर क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मैं ताई को ढूंढते रहा। दूसरे रास्ते से गई होगी। नहीं सर, गांव जाने का एक ही रास्ता है।
फिर के रास्ता तो एकदम सुनसान दिखता है। अगर यहाँ कुछ होता तो चेतन को जरूर दिखता। वो क्या है सर? वो फैक्ट्री है, बहुत दिन से बंद पड़ी है। चलो। उस दिन इस एरिया से गुजर रहे थे, कुछ नोटिस किया? हाँ सर यहाँ विमल भाऊ, प्रदीप काका, पक्या भाऊ और सुनील खड़े थे। और सर विमल के शर्ट पे खून लगा था। कहाँ मिलेंगे? सर ये जो विमल है ना, विमल, ये रुक्मणी ताई का खास आदमी है। ये पूरा दिन वही होता है और सिर्फ शाम को सोने के लिए आता है। और जो प्रदीप है ना, वो आगे वाले गांव में रहता है। और ये रुक्मिणी यहाँ के आमदार है। हाँ सर। सर्च वारंट के बिना उसके घर नहीं घुस सकते। चलिए सर्च वारंट निकलवा, तब तक हम प्रदीप से बात करते हैं। ये सील कर दो पूरा। आई आई, ये तू क्या कर रही है? आई छोड़ से। आई क्या हुआ है, बोलेगी? चिंता मत कर तू, मैं आत्महत्या नहीं कर रही। मैं तो देख रही थी कि कितना दर्द होता और उन हैवानों ने तो मेरी बेटी को चीर दिया। कितना दर्द हुआ होगा। सब मेरे वजह से हुआ है। ना उस दिन में जाने में देर करता और ना ताई के साथ ये सब। वो चेतन कह रहा था कि उस दिन तुम लोग वहां थे और विमल के कपड़ों पे खून के दाग थे। खून तो लगा था, वो विमल भाऊ का मुर्गा जीता था ना उस दिन, तो वहीं पर मुर्गा कटा था। वो विमल भाऊ ने खुद काटा था ना, तो उसका खून लगा था साहब। हम लोग वहीं पे खाना भी बनाए थे, दारू भी पिए थे साहब। और फिर बाद में पता चला कि वर्षा लापता है। तो पूरी रात हम लोग ढूंढे थे उसको और फिर सुबह उसकी लाश मिली साहब। विमल के कमरे में भी हमें खून मिला। हाँ बोल तो रहा हूँ ना साहब, वो मुर्गा कटा था ना, उसका खून लगा था साहब। और आप भी कहाँ उस चेतन की बातों में आ रहे हैं साहब। वो वैसे ही वो विमल भाव पे गुस्सा है। क्यों? वो क्यों मारा इसको? लड़की चढ़ता है दादा, उठा उसको। लड़की छेड़ने का नहीं साहब, उसी का गुस्सा निकाल रहा हूँ। अपनी बेटी की लाश देखकर एक माँ की छाती कैसे फटी होगी समझ सकती हूँ मैं। देख, मैं तेरा दुख तो नहीं बांट सकती, तुझे इस दर्द के साथ ही जीना होगा। हाँ, पर मैं वो जरूर कर सकती हूँ जो एक बड़ी बहन के हाथ में है। 20 लाख 20 लाख दिलवा सकती हूँ तुझे सरकार से, और चेतन को सरकारी नौकरी भी। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। उठ
आदमियों ने मेरे बच्चे के साथ गंदा काम किया, मार डाला उसे, चितड़े किए उसके। तो आइयो हमें यहाँ नौकरी और पैसों की लालच दिलाने, चले जा यहाँ से। अरे क्या बोल रही है तू? आप क्यों बैठे? तू अपने आदमियों को कितना भी अपने पल्लू के पीछे छुपा दे, भगवान ना उन्हें माफ करेगा ना तुम्हें, समझे? ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, सब आपकी वजह से हुआ है। आपने अपने गुंडे लोगों को इतनी छूट दे दी कि उसने मेरे दोस्त के साथ, उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। तू दिलाएगी? दूध के दांत निकले हैं तेरे? चला। सर, सुनील पकिया और विमल की फोन लोकेशन के हिसाब से उनके फोन की लोकेशन इसी एरिया में है। सर, आई एम श्योर रुक्मणी के घर में ही होंगे। मुझे भी लगता है। सर्च वारंट का क्या हुआ? अरे बरोबर है। आप यहाँ डिलीवरी देने आए थे? कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मैं नहीं मानता उन लोगों ने मेरी बच्ची के साथ कुछ किया होगा, और किया होता ना तो रुक्मी ताई खुद उन्हें जिंदा जला देती। कहा? सर्च वारंट है हमारे पास। वो अंदर नहीं जाएगा। चल सर, अंदर नहीं जा सकते। काय करते हो तुम्ही? थाम ना। साहेब सर्च वारंट लेकर आए हैं और तुम लोग रोक रहे हो? पागल है क्या? जाइए सर, सर्च कर लीजिए पूरा घर, कोना कोना। कंडे बगा जरा, सुधा। कुछ मिलेगा? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। क्या हुआ साहेब? कुछ मिला क्या? नहीं ना? पहले ही कहा था, आमदार हूं मैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं करती। नमस्कार साहेब। ये विमल यहाँ नहीं तो कहाँ होगा? यार और हो गए बैठे बैठे, कब तक सड़ना पड़ेगा सारा यहाँ पे? कोई टेंशन नहीं लेने का, ताई बंदोबस्त करती है ना। यार ताई मदद करेगा है। देखना वो पीछे के दरवाजे पे कौन है? दिया लाओ। हाँ चल, आजा जा। बहू, जरा पानी देना। बड़े साहब का फोन आया था, उस खोली में वर्षा का एक खून था। मना किया था आपको छोड़ दीजिएगा, लेकिन आपने नहीं माना। देखिए अब आप ही के दुकान से दारू खरीद कर उन्होंने पी और आप ही की पोती का ये हाल कर दिया। साहब, रुक्मिणी विमल, सुनील और पकिया को गांव से निकालने वाली है। ताई को लगा कि ये केस हमारे पुलिस वाले के हाथ में, लेकिन बाबा ये क्राइम वाला ऑफिसर बहुत कड़क है। अरे छोड़ना यार, वैसे भी ताई ने कहा है ना, आज रात नहीं तो कल रात तक पकिया बाबू, विमल और सुनील को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। बरोबर है, बरोबर है। अरे चल आजा आजा, ये पूरा है ना? आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें ये? मुझे भरोसा था साहब कि वो मेरे साथ, मेरे पोती के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सर पक्की खबर मिली है, विमल, पक्की और सुनील यहीं छुपे हैं। फिर के पीछे से जाओ, कड़े मयूरिया। बस हो गया ना मेरा।
और सारा इल्जाम जाएगा विद्रोही लोगों पर। पकड़ लाओ, उनके नाखून निकालो सबके। बड़ा हाथ खोलेंगे। नहीं बोलेगा? साहब सुनिए ना साहब, नहीं बताता हूँ साहब। बोल। हम लोगों ने ना रेप किया था। क्या बक रहा है? हाँ साहब, हमने रेप किया था साहब। मैंने, पटियान और विमल राव ने मिलकर उसका बलात्कार किया था साहब। ये दोनों झूठ बोल रहा है। ये सच बोल रहे हो और तू भी सच बोलेगा। जाओ साबित करके दिखाओ, जाओ। हम साबित भी करेंगे और तुम लोगों को सजा भी दिलवाएंगे। चिरगे सर, इसका सीमेंस का सैंपल कलेक्ट करो और डीएनए टेस्ट कराओ। सर, क्राइम स्पॉट की डिटेल्ड फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर, वर्षा की बॉडी पर किसी का भी डीएनए ट्रेसेस नहीं मिला। क्या? हाँ सर। और सर, डीएनए रिपोर्ट यह भी कह रही है कि वहां 3 लोगों के सीमेन के ट्रेसेस भी मिले, लेकिन वो ना तो गोपाल से मैच करते हैं, ना प्रदीप से और ना ही सुनील से। लेकिन सर, अंदर जो यूरिन का सैंपल मिला है वो प्रदीप से मैच करता है। अरे मुझे कुछ नहीं पता है साहब। कुछ नहीं पता? उस कमरे में वर्षा का ब्लड, तुम्हारी पेशाब मिली, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं पता? साहब, जो भी हुआ होगा मेरे जाने के बाद हुआ होगा। अब रहा सवाल पेशाब का, तो लोग सब नशे में थे साहब, कर दिया होगा मैंने। बहुत पी ली थी साहब, मतलब कोई होशमंद आदमी कमरे में पेशाब करेगा क्या साहब? इतनी पी ली कि नशे में पता भी नहीं चला तुमने रेप किया या नहीं किया। अरे नहीं साहब, मैंने रेप नहीं किया। देखो, उस कमरे में तुम्हारे सीमेन नहीं मिले हैं, लेकिन तुम उस कमरे में थे, इसमें दो राह नहीं। इंस्पेक्टर, किधर है मेरे आदमी? इनके आदमी अपने पास है। साला शाना बनता है ना तू। मैं जानती हूँ कि मेरे आदमी इधर ही है। तो ढूंढो, पुलिस स्टेशन में ढूंढो। सुनो, कोना कोना ढूंढना। चलो देखो इधर। मिला क्या? नहीं ताई। ये सब करके मेरी छवि नहीं तोड़ सकता तू। ऐसे कांच की छवि बनाई क्यों जो टूट जाए? रुक्मणी, हाय हाय, 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 रुक्मणी, हाय हाय। बहुत प्यार है ना आपको अपनी इस छवि से। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं। इंटरनेट, न्यूज, हर जगह मैं आपको बदनाम कर दूंगी। फिर आप किसी को ये चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। चेहरा तो तू अपना संभाल। देख मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। रुक्मणी, हाय हाय, रुक्मणी, रुक्मणी, हाय हाय, रुक्मणी, हाय हाय। एसिड फेंकने आए थे ना? फिर क्या? एसिड लो इनके मुंह पे। रुक्मणी ताई, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ऑफिसर। देखते हैं। चलो चलो। ताकत का नशा और ओहदे का घमंड इंसान के सर चढ़ जाता है और वो इतना मतलबी हो जाता है कि सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता, जैसा कि रुक्मणी देवी के साथ हुआ। ये केस सिर्फ उस गांव, उस शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरों में आ चुका था। हर जगह इस केस के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि दिल्ली रेप केस के बाद ये दूसरा वैसा ही भयानक केस था। बल्कि सवाल ये था कि इस पीड़ित लड़की को न्याय मिलेगा या नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि
रुक्मिणी ताई मेरी बेटी पर एसिड फिकवाएगी। अरे तुमने कभी रिश्ते का लिहाज नहीं किया तो रुक्मिणी ताई भला क्यों करती? जिस वक्त वर्षा का मर्डर हुआ उस वक्त तुम वहां थे ना? हाँ साहब, हम सबने बहुत पी ली थी साहब। ये बात किसी को उठाता ना और फिर सुहागरात मनाएंगे ना सुहागरात मनाएंगे। एक देख क्या थे भाऊ इधर आ भाऊ, ये देख ये चलेगी भाऊ, ये देख अच्छी है ना? नहीं रे, उसका आदमी उसके साथ अपने दिल लपड़ नहीं किए। ये अच्छी है भाऊ, दोनों अच्छी है। हम लोग चारों पिए ले, ये अकेली लड़की चाहिए अपने को। अरे क्या सालो तुम लोग देखते रहो, मैं अभी आता ही। हाँ तू जा। ये अच्छी है भाऊ, इसको उठाते इसके साथ ही मनाते सुहागरात आज। चल 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 चल। साहब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मजाक बढ़कर इतना बड़ा हो जाएगा। फिर क्या हुआ? तेरे को ऐसे करते हो शर्म नहीं तेरे को? साहब मैंने कुछ नहीं किया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हारे सीमेंट और उस रूम में जो सीमेंट मिले वो मैच हुआ है। तो क्या हुआ? मैं और कई लड़कियों को वहां पे लेके जाता था। क्योंकि ऐसा नहीं मानेगा। इनफैक्ट मुझे टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। ले चल। चल लेकर बाहर। लाइन में खड़े रहो। ज्यादा समझाए क्या हमको? हम लोग भागेगा ना, ठोक देगा हमें ये। ऐसा भी ठोकूंगा मैं तेरे को। हाँ रुक्मिणी तेरे को छोड़ेंगे नहीं? उसको नहीं छोड़ेंगे हम। जेल में बंद हो। भाग चल भाग। अरे आपकी वर्षा है, इसको छोड़ दे। आता है शिकार कोई छोड़ता है क्या? वो लड़की को वहां से उठाना पड़ेगा। वो चेतन ने हमें यहाँ देख लिया है। ये तुम लोगों को जो करना है ना वो करो, मैं अब तुम लोगों का साथ नहीं देने वाला। अगर कहीं भी मुंह खोला ना, ध्यान में रख, तेरी भी एक बेटी है। माफ कर दो। नहीं साहब मार दो गोली, देखा जाएगा जो होता है। हर जानवर है साले, ने जीने का अधिकार नहीं। सर मारिए गोली। सर काला घोड़ा है ना, मारा। मारिए गोली ना, मारिए। जी तो चाहता है तुम्हें गोली मार दूं, लेकिन सर कानून को हाथ में लेकर उसका अपमान नहीं करना चाहता मैं। लेकिन ऐसा हाल करूंगा ना तुम्हारा, देखो फांसी की सजा तो दिलवा के रहूंगा तुमको। और इस जघन्य अपराध के लिए विमल, सुनील और पकिया को फांसी की सजा दी गई। रुक्मिणी को नैना पर हमला करवाने के लिए सजा मिली और प्रदीप को सबूतों की कमी के कारण छोड़ दिया गया। क्या सच में सभी अपराधियों को गोली मार देनी चाहिए या उन्हें जनता के हवाले कर देना चाहिए ताकि वो उन्हें सजा दे सकें? नहीं, ऐसा करने से न सिर्फ देश की कानून व्यवस्था बल्कि सामाजिक व्यवस्था भी खतरे में पड़ जाएगी। आज एक ऐसा सुलगता हुआ केस आपके सामने है जो अपने आप में एक मिसाल है इंसान के अलग अलग मुखौटों की। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है और अगर हमारे रक्षक के ऊपर ही हमला हो तो ऐसे केस में आम इंसान का बौखला जाना जायज है। एक पुलिस ऑफिसर की बड़ी बेदर्दी से जलाकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। मानो कातिल ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को चैलेंज किया था और इस ब्लैक हेडलाइंस ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस को बल्कि साथ ही साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सर
ये रही वो फाइल। तुम आज रात हमारे घर डिनर कर रही हो। पर अंकल हमें घर सेटअप करना है। परवर कुछ नहीं, आंटी का ऑर्डर है। यही है राजेश, जिनके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। और राजेश, यह गुंजन, मेरी भतीजी, जिसे तुम्हें ट्रेन करना है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड ऑफिसर, कैडेट अकेडमी का एक्सीलेंस अवार्ड विनर भी है। और राजेश, तुम्हें मेरी भतीजी को ट्रेन तो करना ही है, लेकिन इसे मेरी भतीजी समझकर छूट देने की कोशिश मत करना। और गुंजन, हमारा मेंटर बहुत स्ट्रिक्ट है, जरा ध्यान से। अंकल ने आपकी बहुत तारीफ की है। आई एम रियली लकी टू हैव यू एज माय मेंटर। सुबह 7 बजे वर्कआउट एंड बी ऑन टाइम। गुड लक। कितने राउंड? 1100। थक गई? नो सर। अरे शिव प्रसाद, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बच्चों को स्कूल छोड़ दिया? जी सर। और सपाटे मारो। अरे सर, हमसे नहीं हो पाएगा। मैंने इसे पेट लेके घूमती रहो फिर। बंदोबस्त के लिए तैयार हो? यस सर। गुड। सर, पहले दिन नाकाबंदी मैडम से। नहीं हो पाएगा, देखिए हार मान जाएंगे। अगर आज ये हार मान गई तो आगे बड़ी ऑफिसर कैसे बनेगी? हेलो, रुको। लाइसेंस। मैडम, लाइसेंस घर पे है, आप भी घर जाओ। क्यों अपनी धूप में त्वचा खराब कर रही हो? त्वचा काली पड़ जाएगी। औरत से बात करने की तमीज सीख ले, वरना तेरे चेहरे का रंग बिगाड़ दूंगा मैं। लाइसेंस दिखाओ। चल। विदाउट हेलमेट और फैंसी नंबर प्लेट, और महिला पुलिसकर्मी से बदतमीजी से पेश आया, मेंशन करके फाइन मारो। यस सर। सर, आप इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से है? वर्दी से। बचपन में जब मैं अपने लो ना, खाना लो। बचपन में जब अपने पिताजी के साथ मैं खेत पे जाता था ना, तो हमारे खेत के पहले ना पुलिस चौकी पड़ती थी। तो वहां पे पुलिस वालों को देख के ना उनके साथ बनने का जुनून सवार हो गया मुझे। और फाइनली जब वर्दी मिली तो कॉन्फिडेंस भी आ गया। वाओ, बधाइयों से यहाँ तक का सफर। आपके पापा तो आप पे बहुत गर्व करते होंगे। करते हैं। एक्चुअली जब से मेरी डिवोर्स की बात चली है तब से मुझसे नाराज है। मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स ले रहा हूँ। हाँ। कहाँ तक पहुँचे? कहाँ पहुंचे मतलब? तुमसे तो बात ही करनी बेकार है। सोनू का बर्थडे भी याद नहीं है ना आज तुमको? हेलो हेलो, सॉरी, कुछ अर्जेंसी है, मुझे निकलना पड़ेगा। ओके सर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, Happy birthday to you. मुझे सुबह जल्दी उठना है। ये क्या हर दिन केस चलता रहता है तुम्हारा? हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं। बहुत थके हुए हैं। अरे थकते तो तुम पहले भी थे राजेश, पर कम से कम बच्चों को समय तो देते थे। आजकल बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज्यादा काम है, समझा? हाँ, बहुत काम है तुमको। अरे पहले तो तुम घर आते थे हमारे हाथ का खाना खाने के लिए भाग भाग के। अब क्या हो गया है? यार, हमको तुमसे बहस नहीं करनी, हमको नींद आ रही, सुबह जल्दी उठना है, सो जाओ।
को मिलना है तुमसे। आपने जैसा कहा हम वैसा ही कर रहे हैं। आज के दौर में ये कहना गलत नहीं होगा कि आप किसी भी इंसान को पूरी तरह से नहीं जान सकते हैं। हम सभी अपने चेहरों पर कई चेहरे लेकर चलते हैं। राजेश की जिंदगी में पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा था उसका परिणाम एक भयानक रूप में सामने आया था। इतना तो तय था कि वारदात के बाद सामान्य रूप से चल रही कई जिंदगियों में भूचाल आने वाला था। ये तो भी जिंदा है। उठाओ तो, जल्दी उठाओ, हॉस्पिटल ले चलो सर। आईडी नंबर नोट करो 7741। उसकी इंफॉर्मेशन निकालो जल्दी। सर विक्टिम ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। ये आईडी कार्ड मिला, इसके जरिए हम उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बॉडी काफी जल चुकी, 90% से भी ज्यादा, काफी क्रिटिकल कंडीशन। आसपास कुछ और बरामद हुआ, मोबाइल या पर्स वगैरह? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। सुनसान इलाके में अकेला कर क्या रहा था? सर हो सकता है किसी केस पे काम कर रहा हो। अगर केस पे काम कर रहा होता तो लोकल पुलिस स्टेशन हमारी टीम को इन्फॉर्म करते। सड़क से इतना अंदर अकेले सुनसान इलाके में आने का रिस्क है। ऐसा करो, आसपास के 4-5 किलोमीटर के रेडियस में अच्छी तरह सर्च करो, कुछ ना कुछ जरूर मिले। पुलिस वाले को जलाकर मारने की कोशिश, मामला कुछ बड़ा ही हो। ओके सर, विक्टिम के आईडी कार्ड से पता चला कि उसका नाम राजेश कुमार है। कुंदीनगर थाने में सब इंस्पेक्टर है। बाकी की डिटेल जानने के लिए थाने के इंस्पेक्टर सुनील यादव से बात करनी होगी। पेशेंट इज नो मोर। मरने से पहले उसने पेपर पर यह लिखा। डॉक्टर, हमें बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट कितनी जल्दी मिल सकती है? ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार करने में हमें कम से कम 24 से 48 घंटे लगेंगे। राजेश के साथ ऐसा होना हमारे लिए काफी शॉकिंग है। राजेश उस इलाके में किसी केस की इंक्वायरी के लिए गया था? केस? राजेश तो काफी वक्त से सस्पेंडेड था। उसमें तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी। इंक्वायरी? जी हाँ, एक्चुअली हमारे एक ऑफिसर ने लकी नाम के एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया था और उसके पास से 2 पिस्टल बरामद हुई थी। काफी पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि वो पिस्टल उसे राजेश ने दिए थे। राजेश उस वक्त हमारे थाने का आर्म्स इंचार्ज था। ये लकी अभी भी आपकी कस्टडी में है? जी हाँ। अच्छा, ये आमला कौन है? राजेश की बीवी। लेकिन आपको क्या लगता है राजेश उस सुनसान इलाके में क्या करने गया होगा? हो सकता है उसे अपने केस के बारे में कोई क्लू मिला हो या किसी से मिलने गया हो। मैं पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। एक्सक्यूज मी। इस लकी से पूछताछ के लिए परमिशन निकलवाओ। और वो राजेश के घर का सर्च वारंट गीता लेकर आ रही है सर। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई है। सब इंस्पेक्टर का नाम राजेश कुमार है। हमारे संवाददाता हमारे साथ पल-पल की रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं। सर, हमें पता चला है कि सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार को जिंदा जलाकर मारा गया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक क्या कदम उठाए हैं? सर, क्या ये मामला पर्सनल दुश्मनी का है या इस मामले का लिंक किसी और बड़े मामले से है? देखिए, सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार की हत्या हमारे डिपार्टमेंट पे भी शौक, लेकिन मैं आपको एक चीज की गारंटी दे दूं कि हम मुजरिमों तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राजेश की हत्या की वजह से मीडिया में बहुत बवाल है। हमारे अपने आदमी के साथ क्राइम हुआ है, इसलिए सबकी नजर इस पर। तो मुझे इस केस में जल्द से जल्द प्रोग्रेस चाहिए। गीता, क्राइम लोकेशन पर एक टीम के साथ जाओ, फिर से अच्छी तरह पूरी सर्च करो। सर। दुबे, राजेश की बीवी अमला से मिलो, उससे पूछताछ करो और उसके घर की तलाशी लो। राइट सर। और हाँ, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता है कोई ब्रेक नहीं लेगा। इज दैट क्लियर? सर।
तोड़ दो ताला। ये राजेश की बीवी आमला कहाँ है? सर कहाँ है ये तो पता नहीं, लेकिन 6-7 दिन हुए यहाँ से गए हुए। बच्चों के साथ निकलते हुए देखा था। और हाँ सर, हाथ में सूटकेस भी था। बहुत गुस्से में थी। सर हमने बाद में राजेश से भी पूछा। राजेश, आमला कहाँ गई है? वो हमारे गांव गई है बदायूं। अचानक से? बताया नहीं उसने। सब ठीक तो है ना आप दोनों के बीच? हाँ सब ठीक है। वो अचानक उसका जाने का प्लान बन गया ना, तो इसलिए शायद बताना भूल गई होगी। हमें थोड़ा अजीब तो लगा था, क्योंकि सर इससे पहले आमला कभी बदायूं नहीं गई। और वैसे भी सर, पति पत्नी में अगर झगड़ा होता है तो पत्नी मायके जाती है, ना कि ससुराल। उनके बीच झगड़े किस बात पे होते थे? झगड़े होते तो थे, लेकिन किस बात पर होते थे वो हमें नहीं पता। पुलिस टीम ने इस उलझे हुए केस को सुलझाने की कोशिश में दिन रात एक कर दिया था, पर यह मर्डर मिस्ट्री दिन पर दिन उनके लिए उलझती ही जा रही थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से राजेश को जब जलाया गया तब वो काफी नशे में था। मतलब साफ है कि उस वक्त राजेश के साथ कोई था जिसने उसे पिलाया और फिर नशे की हालत में जलाकर मार दिया। क्राइम स्पॉट से पूछा? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। आमला? सर पड़ोसी ने बताया कि आमला राजेश के गांव बदायूं गई है और राजेश की फैमिली बनारस आने वाली। इंस्पेक्टर राजेश कुमार को मारने के लिए किसको भेजा? क्या बोल रहे हैं सर आप ये? देख सर, ये एक्टिंग कहीं और जाकर दिखाना। तेरी पूरी हिस्ट्री है हमारे पास, तो सीधे सीधे बता कि तेरे किस आदमी ने राजेश को मारा है। सर वो सब हमें कुछ नहीं पता है, हमें बस इतना पता है कि राजेश ने हमें 2 गन दिए थे और वो सब मैं पहले ही बता चुका हूं। सोचने का मौका दे रहा हूं, सच सच बता दे, नहीं तो अपने तरीके से उगलवा लेंगे। दुबे, अपने सोर्सेस को इसके लोगों की कुंडली निकालने में लगा दो। राइट सर। राजेश सर बहुत मेहनती और फिट रहने वाले लोगों में से थे। यहाँ तक कि बड़े साहब ने भी अपनी भतीजी गुंजन मैडम को उनसे ट्रेनिंग लेने को कहा था। वो हमारे बेस्ट ऑफिसर थे सर, पर जब से ये इंक्वायरी चल रहा था वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे, काफी ड्रिंक भी करने लगे थे। किसके कहने पे हमारा नाम खराब करने की कोशिश की तूने? किसके कहने पे हमारा नाम खराब करने की कोशिश की तूने? बोल बेटा, एक बात कान खोल के सुन ले, सच का पता तो हम लगा के रहेंगे। तेरे लिए अच्छा होगा कि तू अपने मुंह से बता दे मुझे। बता किसके कहने पे किया? बोल राजेश, बोल राजेश, बोल राजेश। मुझसे बात नहीं कर सकते, ये मत भूलो कि तुम सस्पेंडेड हो। और ये क्या खराब भी कराए हो थाने में? सबके सब मिले हुए, सबके सब मिले हुए, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, उनसे हमारी वर्दी कोई नहीं छीन सकता।
अच्छा, राजेश की थाने में बाकी सब लोगों के साथ कैसी बनती थी? बाकी सब लोग के साथ तो ठीक ही था, पर अजय सर के साथ शुरू से उनका 36 का आंकड़ा था। क्या बकवास करा मेरे बारे में तू? हाँ, क्या बकवास करा तू? कॉलर छोड़ा पहले। क्या बकवास करा? अकेला क्या पूरे थाने को पता है? सर दोनों में काफी हाथापाई भी हुई थी। राजेश सर बहुत गुस्से में थे, किसी की भी नहीं सुन रहे थे। बात क्या थी वो तो नहीं जानते सर, पर इस लड़ाई के बारे में सभी को पता है। हाँ हुई थी झड़प, लेकिन हमने उसे कुछ गलत नहीं पूछा था। मतलब थाने में सबको खबर थी कि राजेश सुनील सर के भतीजे गुंजन के साथ कुछ ज्यादा ही समय बिता रहा है। हमने बस वही पूछा था उससे। राजेश और उसकी पत्नी के बीच में झगड़े चल ही रहे थे। एक झगड़े के गवाह तो हम खुद हैं। अरे पहले तो तुम घर आते थे हमारे हाथ का खाना खाने के लिए भाग भाग के, अब क्या हो गया है? और इतना ही नहीं, हमारे कांस्टेबल ने राजेश को सुबह सुबह गुंजन के घर से निकलते हुए भी देखा था। ठीक, ये तो है राजेश की कहानी। अब अपनी कहानी सुना। राजेश से दुश्मनी की वजह? सर कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। एक वर्क प्लेस में दो कॉम्पिटिटर्स के बीच में जैसा होता है, सिर्फ उतना ही। कॉम्पिटिटर्स? और वो गन्स वाले केस में राजेश का इन्वॉल्वमेंट? उसकी लाइफस्टाइल देख के कोई भी बता देगा कि वो उस मामले में जरूर इन्वॉल्व होगा। उसके खर्चे उसकी कमाई से दुगना थे। आपकी भतीजी गुंजन इस वक्त कहाँ है? उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसी वजह से वो लीव पर है अपने होम टाउन लखनऊ में। लेकिन आप गुंजन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? त्यागी जी, हमने सुना है कि गुंजन और राजेश के बीच में काफी नजदीकियां थी। देखिए, राजेश एक शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी था और गुंजन एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। पहली बात तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, और अगर ऐसा कुछ होता भी तो आपको नहीं लगता कि मैंने टैकल कर लिया होता? माफ कीजिए, मेरी कोर्ट में पेशी है, मुझे निकलना है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, नए नए खुलासे हो रहे थे। एक पुलिस ऑफिसर की जिंदगी में वर्दी और ओहदे के अलावा कई केसेस की उलझनें भी होती हैं, और कई बार उन उलझनों का असर जाती जिंदगी पर पड़ता है, और कई बार जाती जिंदगी का असर काम पर। राजेश मर्डर केस की अब तक की तहकीकात में दोनों ही पहलू बहुत उलझे हुए मिल रहे थे, और ये केस अब बहुत बड़ा हो गया था। राजेश की पत्नी नहीं है आपके साथ? सुनने में तो आया था कि वो आजकल यही बनारस में। बनारस में? लेकिन हमें तो पता चला कि वो पिछले हफ्ते बदायूं चली गई थी। क्या बात कर रहे हैं सब? 6 महीने हो गए जब से डिवोर्स की बात चल रही है। वो बोला यहाँ बदायूं क्या करने आएगी साहब? 6 महीने? लेकिन 1 महीने पहले तो राजेश ने अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। सर, राजेश का कोई बेटा नहीं, उसकी एक बेटी है। यही है ना राजेश का परिवार? नहीं साहब, ये राजेश का परिवार नहीं है। ये नीलम है सर। नीलम दूसरी औरत के बारे में सही कह रही थी। शादी तो बस नाम की थी हमारी। शुरू में ट्रेनिंग के दौरान 3-4 महीने में 1-2 बार आ भी जाते थे। जैसे पिंकी बड़ी हुई और हमने बनारस आने के लिए कहा तो। अरे तुमको पता है सरकारी कामों में कितना वक्त लगता है? क्वार्टर मिलते ही तुमको और पिंकी को अपने साथ ले जाएंगे बस। अली मेरा बच्चा, शाबाश। किसी को पापा को क्या? पहले तो पिंकी के बीमार होने पर या इसके कॉल करने पर आ भी जाते थे, फिर धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे हमेशा से ऐसे लगता था कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। यहाँ बनारस में पिंकी को है? मासी की है ललितपुर में। अभी तो बहुत बिजी है, तुम चलो हम शाम को मिलने मासी के घर आते हैं। वो हवलदार भैया बोले आप यही रहते पुलिस क्वार्टर में? हाँ। आपने बताया नहीं कि आपको पुलिस क्वार्टर मिला है?
हम तो पिंकी की स्कूल शुरू होने से पहले ही शिफ्ट हो जाते यहाँ। अरे हम बताने वाले थे, भूल गए। अरे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, क्वार्टर मिलेगा। उस दिन हमारा बहुत झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि हमने बहुत जिद भी की वहां रहने के लिए, पर उन्होंने हमें समझाकर गांव भेज दिया। कुछ दिनों बाद तंग आकर हम लोगों ने जब डिवोर्स की बात की तो वो झट से मान गए। यहाँ तक कि जब हमारे पापा भी हमें समझाने के लिए गए, बात करने के लिए गए, तो जब राजेश कुछ भी नहीं था तब हमने नीलम का रिश्ता किया था उससे। आज जब राजेश की सरकारी नौकरी लग गई है तो हमारी बेटी को छोड़ देने की बात कर रहा है। बेटा रहना नहीं चाहता उसके साथ, तो कैसे जबरदस्ती करे? समझिए, आप समझिए इन से। मेरी बेटी नीलम का क्या होगा, पिंकी का क्या होगा? यूं सबको मजदार में छोड़ देना कहां की समझदारी है भला? अब राजेश से आखिरी बार कब मिली थी? बनारस आने के बाद हम उन्हें कभी नहीं मिले। कभी भी नहीं? पिंकी की पढ़ाई और हमारी नौकरी में इतना समय निकल जाता है कि हमें फुर्सत मिलती ही नहीं, और हम अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। सर, नीलम को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि उसके राजेश की मौत का कोई असर हुआ है, क्योंकि राजेश और नीलम का डाइवोर्स भी नहीं हुआ। ऐसे में राजेश की मौत का डायरेक्ट फायदा नीलम को ही होगा। तो क्या सर, अब नीलम भी हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में? बिल्कुल, नीलम के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और साथ ही साथ ये भी पता लगाओ कि राजेश ने मरते समय आमला का नाम ही क्यों लिखा। कहते हैं कि हर इंसान के कितने मुखौटे होते हैं ये वो खुद भी नहीं जानता। राजेश के कितने मुखौटे थे? अगर नीलम राजेश की पत्नी थी तो फिर अमला कौन थी? अमला का नाम राजेश ने मरने से पहले लिखा था। क्या वो कोई क्लू था, या फिर राजेश को अमला की चिंता थी, या वो अपने कातिल की तरफ इशारा कर रहा था? पुलिस के लिए गुत्थी सुलझने की बजाय हर कदम पर और उलझती जा रही थी। जिस अमला को पुलिस अब तक राजेश की पत्नी मानकर चल रही थी वो कोई और ही थी। पर कौन थी वो और कहां थी? और क्या राजेश की मौत में उसका कोई हाथ था? सवाल कई थे और पुलिस हाथ आती हर इंफॉर्मेशन से तार जोड़ने की कोशिश कर रही थी। सर, पता चला आमला राजेश की वाइफ ही नहीं है। हाँ? यस सर, इतने दिनों तक राजेश हम सबकी आंखों में धूल झोंकता रहा और पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सुनाई थी उसने हम सबको। सर, हर सीसीटीवी फुटेज चेक किया लेकिन राजेश का कहीं पर भी कोई फुटेज नहीं मिला। जिस भी व्हीकल पर डाउट होता है सर्च करो। राजेश किसी ना किसी जरिए से किसी साधन से वहां पहुंचा हो। आसपास वालों से भी पूछताछ जारी रखो। और सर, एक खबर से यह भी पता चला है कि लक्की के घर कुंती नगर थाने से कोई पैसे भेजता था। गीता, तुम लकी के घर जाओ। सर, हमने आमला और उसके बच्चों के बारे में पूछताछ की। आमला के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां पे पिता की जगह राजेश का नाम नहीं, किसी संजय गोयल का नाम है। इस संजय गोयल के बारे में भी पता किया। ये किसी बैंक में काम करता है। उसे थाने तुरंत बुलाया है। सर, हमारा तलाक 2 साल पहले हो गया था। आमला का हमारी मां के प्रति व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था। हमने बहुत कोशिश की बदलने की कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं बदली। बहुत जिद्दी है। आमला, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बेझिझक बोलना। झिझक? झिझक कैसी? तलाक के बाद तो ये हमारा हक है। बस तुम पैसे टाइम से भिजवा दिया करना। अम्मा की दवाइयों का बहाना लगा लगा के ना हर बार की तरह कटौती मत करना, वरना हम नहीं फिर कोर्ट बात करेगी तुमसे, समझे? हम अक्सर आमला से और अपने बच्चों से मिलने उसके घर जाते थे, और एक दिन मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी अंदर है। अच्छा, क्या मजा नहीं आ रहा? मैं भी तो सुनी बताता हूँ। ऐसे ही आते नजदीक। वो दोनों से कुछ गिफ्ट नहीं लेकर आए। क्या कहा तुमने? शादीशुदा और एक बच्चा भी है? तुम इससे मिली कहाँ? यही रहता है पास में। बेचारा हर दिन मशक्कत करता था खाने के लिए, तो एक दिन हमने सोचा घर पर ही बुला लेते हैं। बस तभी से यहीं का होकर रह गया है। और फिर संजय, तुम तो जानती हो हमारे हाथ के खाने का जादू है ना। एक शादीशुदा आदमी के साथ रहकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? और ये बच्चे, इनके बारे में सोचा है कभी? जब ये सब देखेंगे तो क्या असर पड़ेगा उन पर? संजय, बच्चों के बारे में सोचकर ही ये कदम उठा रहे हैं।
सरकारी नौकरी करता है राजेश। दोनों बच्चों का भविष्य एकदम सुरक्षित रहेगा। और तो और अपनी बीवी को तलाक देने के लिए भी तैयार है हमारे लिए। सर आमला ने अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनी, ना तब ना अब। लेकिन हमारा डर गलत नहीं था सर। क्या हुआ आमला, मुझे क्यों बुलाया? उसको अब हमें इंटरेस्ट नहीं रहा है। हमने तुमसे पहले ही कहा था वो तुमसे शादी नहीं करेगा। तुम ही सबने देख रही थी शादी की उससे। राजेश पुलिस में है, अच्छा कमाता है, अच्छा दिखता है। अब इस उम्र में भला राजेश से बेहतर 2 बच्चों के साथ हमको और कौन मिलेगा? हम नहीं थे तुम्हारे पास। राजेश ने हमारे लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया और तुमने अपनी माँ के लिए हमें ही छोड़ दिया। और बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम इतना सारा खर्चा अकेले कैसे उठाएंगे। चिंता नहीं कर, अब कल ही तुम्हारे अकाउंट में पैसे भिजवा देंगे। आमला से आखिरी बार कब मिले थे? सर मिले तो नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले उसका फोन आया था। किसी प्रॉपर्टी डीलर का नंबर मांग रही थी। हमने वो नंबर फॉरवर्ड कर दिया और तब से लेकर अब तक हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई उससे। हमें उस प्रॉपर्टी डीलर की डिटेल्स चाहिए। जी। नंबर बोलो। इस प्रॉपर्टी डीलर से बात करो, मैं कुछ दिन से पूछताछ के लिए निकलता हूँ। ठीक सर। बहुत गूंज सुन रहे हैं आपके नाम की गुंजन जी। अब आपकी जबान से सुनना चाहते हैं, उस दिन यानी 10 अक्टूबर को कहां थे आप? सर हम ड्यूटी पे थे, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। लोग राजेश और आपके बारे में क्या क्या बातें कर रही हैं तो आपको मालूम ही होगा, तो डिटेल में शुरू से बताइए। हमारा राजेश सर के मर्डर के केस के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजेश से तो है, और आपको लोगों ने राजेश से मिलते हुए तब भी देखा है जब वो अपनी ड्यूटी से सस्पेंडेड था। वो हमारे मेंटोर थे, हम बुरे वक्त में उनसे मिल भी नहीं सकते। बिल्कुल मिल सकते, फिर तो राजेश के मरने के बाद हॉस्पिटल आकर उसको देखना और हमसे बात करने का समय भी निकाल सकते हैं। देखिए सर, हम राजेश सर को बहुत मानते थे, वो हमें ट्रेन कर रहे थे और हम इमोशनली भी काफी कनेक्टेड थे। और जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तब अंकल ने बोला कि मैंने भैया को फोन कर दिया है, वो बस पहुंचने वाले होंगे। तुम उनके साथ घर चले जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या राजेश की मौत का उसके केस से कोई लेना देना हो सकता है? राजेश सर हमेशा कहा करते थे कि उन्हें कोई फंसा रहा है, पर अंकल का कहना था कि राजेश सर अच्छे इंसान नहीं है। मैंने समझाया था ना तुम्हें, राजेश अच्छा इंसान नहीं है, मत पड़ो उसके चक्कर में। देखा क्या सच्चाई है उसकी। अब जैसा मैं कहूं वैसा करो। तुम्हारे और राजेश के बीच में जो कुछ था उसे भूल जाओ, खामखा बदनामी होगी। कुछ दिन बाद मैं तुम्हारा ट्रांसफर किसी दूसरी जगह कर दूंगा, तुम वहां से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। अब तो ऐसी हालत हो गई है कि किसी पे भी भरोसा करने की हिम्मत नहीं होती। इन्हें पहचानते हो? मैंने तो कुछ दिन पहले ही मकान किराए पे दिलाया था। एड्रेस क्या है, लिख के दो। फॉरेंसिक को बुलाओ जल्दी। सर, ये आमला के घर पे कुछ तो बड़ा कांड हुआ है, आप प्लीज जल्दी आइए। ठीक है, ओके सर। अक्टूबर की रात को क्या आपने इस आदमी को यहाँ आते जाते देखा? वैसे तो देर शाम कोई आता जाता नहीं, लेकिन हाँ, जब हम घर को वापस जा रहे थे तो हमने देखा कि स्कूटर पर 2 लोग आए थे और अंधेरे में जा रहे थे। आप और कुछ बता सकते हैं उन लोगों के बारे में या फिर उस स्कूटर के बारे में? नहीं मैडम जी, क्या अंधेरा बहुत था और साफ सुथरा दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि हमने स्कूटर का कलर सफेद देखा था। सर, आमला ने राजेश को यहाँ जख्मी किया और उसके बाद उसकी बॉडी को जला दिया। पोस्टमार्टम में किसी भी जख्म का जिक्र नहीं है, लेकिन क्राइम सीन देखकर लगता है
कि अकेले आमला का काम तो नहीं हो सकता, जरूर कोई ना कोई था जो उसकी मदद कर रहा था। आप कौन? इससे पहले तो कोई और आता था पैसे देने। आप नए हैं क्या? हाँ। ये कब तक छूट कर आ जाएंगे? आप लोग ने बोला था कि 1 महीने में छूट कर आ जाएंगे। ऐसा किसने बोला था? राजेश को क्यों मारा? क्योंकि उसे पता चल गया था कि तुम उसे झूठे केस में फंसा रहे हो। हमने किसी को नहीं मारा और ना ही हमने किसी को झूठे केस में फंसाया है, लेकिन पैसे तो तुम ही भेजते थे ना लकी के घर। हाँ सर, लेकिन वो तो हम सुनील सर के कहने पर करते थे और ये सब मैं सिर्फ प्रमोशन पाने के लिए करता था। आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने ये किया? त्यागी जी, अजय अपनी नौकरी बचाने के लिए आपके खिलाफ सारे सबूत देने को तैयार हो गया, तो आप भी टाइम वेस्ट किए बिना खुल के बता दीजिए सच क्या है। जी करता है यूं ही तुम्हारे सामने खड़ी रहूं, लेकिन बाय, कल मिलते हैं। तुम्हें उसे जो सिखाना था तुमने सिखा दिया। तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि उससे दूर रहो, वरना ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा ना बिजली पानी को तरस जाओगी। आप मेरा ट्रांसफर तो करा देंगे सर, और गुंजन को कैसे रोक पाएंगे मेरे साथ आने से? जब राजेश फिर भी नहीं माना तो हमने एक तीर से 2 शिकार करने के बारे में सोचा। हमने उसे एक ऐसे केस में फंसाया जिससे हम उसे निकाल सकते थे। तो जब भी हमारे पास गिड़गिड़ाते हुआ आता तो हम उसके सामने एक ही शर्त रखते, गुंजन से दूर जाने की शर्त। जब इतना फुल प्रूफ प्लान था तो ऐसा क्या हुआ कि आपने अगला कदम उसे मारने का उठा लिया? हमारा प्लान सक्सेसफुल होता उससे पहले ही किसी ने उसे मार दिया। अपने ही डिपार्टमेंट में और अपने पुलिस स्टेशन के अपने काबिल अफसर के साथ खेल खेलते हुए आपको शर्म नहीं आई? सर, अगर ये काम अमला ने किसी के साथ मिलकर किया है तो उसका साथ देने वाला कहीं इंस्पेक्टर सुनील या फिर संजय तो नहीं? क्योंकि संजय हमेशा अमला की मदद करने के लिए तैयार रहता, हमें यहाँ तक पहुंचाने वाला भी संजय ही है। इंस्पेक्टर सुनील सिस्टम से वाकिफ है, वो खुद इस चक्रव्यूह में नहीं फंसेगा। जरूर उसका कोई ना कोई प्यादा होगा जो आमला की मदद कर रहा होगा। सर, मुझे तो कभी कभी लगता है इन सारी औरतों से तंग आके राजेश ने खुद अपना मर्डर प्लान करवाया और खुद आमला को मार के कहीं फरार हो गया। आमला को हर समय पैसों की जरूरत रहती थी। जरा इंस्पेक्टर सुनील और आमला दोनों के बैंक स्टेटमेंट चेक करवाओ। ओके सर। आमला अगर हाथ लग गई तो सच्चाई भी हाथ लग जाएगी। तो सफेद स्कूटर या उन दोनों लोगों के बारे में कुछ पता चला? सर, क्राइम स्पॉट पर जाने वाले सभी रास्ते और आसपास के सभी एरिया के सीसीटीवी फुटेज एक टीम चेक कर रही है। वी आर चेकिंग एवरी पॉसिबल वे। टीम से कहो कि कमर कस के तैयार हो जाए, ये कहानी अब क्लाइमैक्स तक पहुंचने वाली है। बहू, बच्ची को लेकर तुम घर आ जाओ। घर? कौन सा घर? हमें तो काफी पहले ही छोड़कर आ जाना चाहिए था। ऐसा ना कहो बहू, ये बच्ची राजेश की आखिरी निशानी है। आखिरी निशानी? इस बच्ची को लेकर इस शहर में जब हम अकेले उसकी जिम्मेदारी उठा रहे थे तब कहाँ था आपका प्यार? लोग नौकरी देने के लिए जिस्म का सौदा करने की मांग कर रहे थे। अकेली औरत का इज्जत से रहना कितना मुश्किल होता है आप नहीं जानते। बेहतर है कि आप यहां से चले जाइए। पुलिस ने अपनी तहकीकात में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आए दिन कुछ नए खुलासे हो रहे थे। कभी ऐसा लगता था कि राजेश की हत्या में कोई प्रोफेशनल एंगल है और कभी ऐसा लगता था कि पर्सनल। केस घूमते घूमते एक चक्रव्यूह का रूप ले चुका था और ऐसे में पुलिस को एक और झटका मिला और इस चक्रव्यूह की गति को दुगना कर गया। हमें सूटकेस में क्लैश के होने की खबर मिली थी। आपने जो अपने थाने से एक फोटो भेजा था उसका चेहरा इससे मिल रहा है।
दुबई इस केस ने तो सीधा यूटर्न ले लिया। जिस अमला को अब तक हम संभवतः दोषी मान रहे थे वो तो खुद विक्टिम निकली। दीपक नगर के आसपास का पूरा एरिया छान मारो, एक एक से पूछताछ करो। इतने बड़े सूटकेस में डेड बॉडी ले जाई गई है, किसी ना किसी ने कुछ तो देखा होगा। राइट सर। सर मुझे तो बच्चों की चिंता हो रही है, कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हुआ। सर हमने आमला, नीलम और राजेश तीनों के पिछले कई हफ्तों के फोन लोकेशन मैच किए। सरप्राइजिंगली तीनों की लोकेशन कई बार एक ही जगह दिखा रहा है। दुबई अब तक की कहानी हमें जिस दिशा में ले जा रही है, इन तीनों का इंटेंशनली एक साथ होना तो इम्पॉसिबल है। जरूर नीलम ही आमला और राजेश का पीछा करती थी, लेकिन सर पिछले कुछ दिनों से नीलम की लोकेशन अलग दिखा रहा है। हो सकता है उसने अपना फोन बदल लिया हो या फिर ये सब मर्डर के पहले की तैयारी हो। सर डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक घर में आमला के ब्लड के अलावा राजेश का ब्लड भी था। दोनों का? लेकिन फिर कातिल ने इतनी अलग अलग तरीके से दोनों को ठिकाने क्यों लगाया? सर दोनों को मारने का मोटिव गुंजन और नीलम के पास ही है। हो सकता है गुंजन को आमला के बारे में पता चल गया हो और उसने दोनों को मार दिया। तो फिर आमला के बच्चे कहाँ हैं? यह भी हो सकता है कि संजय ने बच्चों को पाने के लिए आमला को मारा और जब बीच बचाव के लिए राजेश आया तो उसे भी मारना पड़ा। लेकिन सर उस प्रॉपर्टी डीलर का एड्रेस हमें संजय नहीं दिया था। सर मिले तो नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले उसका फोन आया था, किसी प्रॉपर्टी डीलर का नंबर मांग रही थी। You're right, हम अपनी मदद करने वालों पर शक नहीं करते, लेकिन हो सकता है मदद इस बार किसी इरादे से की गई। इस केस में हम किसी को भी रडार से बाहर नहीं जाने दे सकते। साहब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जितना पूछा उतना बता। हमें पता चला है कि सूटकेस तेरे सामने फेंका गया था। हाँ पर वो ये बता कि जिसने सूटकेस फेंका था उसे पहचान सकता है? हाँ पहचान सकता हूँ साहब, वो आप ही लोग में से थे। मतलब वो पुलिस वाले थे और उन्होंने ही पानी में सूटकेस फेंका था। ये था? ये भी नहीं। ये नहीं था साहब। साहब, ये नया सूटकेस पानी में कहाँ फेंक दिए? धार्मिक किताबें थी, दीमक लग गई थी तो सोचे रोड पे फेंके ना पाप चढ़ेगा ना, इसलिए पानी में फेंक दिए। राजेश ने आमला को मारा तो फिर राजेश को किसने मारा होगा? चल क्या रहा है? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित होता है कि राजेश की मौत आमला की मौत के 5-6 घंटे के बाद हुई थी। सर एक सीसीटीवी फुटेज में हमें उस व्हाइट स्कूटर पर 2 लोग दिखाई दिए, लेकिन वो फुटेज इतनी क्लियर नहीं है। सर ये देखिए, फिर हमें ये एमके रोड का फुटेज मिला है जिसमें इस व्हाइट स्कूटर का नंबर साफ दिखाई दे रहा है और जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है उसका पता चल गया है। तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन उसी जगह मिली है या राजेश जली हुई हालत में मिला था? तो भलाई इसी में है, सीधे सीधे सब कुछ बताओ। तुम्हें कैसे पता था कि राजेश उस रात वहीं मिलेगा? हम बहुत दिन से उसका पीछा कर रहे थे सर, और उस दिन तुमने अगर हमसे शादी नहीं की ना तो हम जाके सबको सच्चाई बता देंगे। अरे केस तो तुम्हारे ऊपर पहले ही चल रहा है और तुम्हारी नौकरी भी 100% जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद राजेश दोनों बच्चों को घर से लेके बाहर गया और वापस आते हुए उसकी कार में एक सूटकेस लेके आया। लगभग 1-1.5 घंटे के बाद वो वही सूटकेस लेके दोबारा घर से बाहर गया। हमको कुछ गड़बड़ लगा सर, इसलिए हम अपना दोस्त को फोन करके बुला लिए। उसके बाद हम दोनों राजेश की गाड़ी का पीछा करने लगे। वो किसी का नहीं था सर, वो अपने फायदे के लिए किसी को भी छोड़ सकता था, किसी को भी मार सकता था। मेरी दीदी को भी इसने बहुत परेशान किया था सर। वो जब भी घर वापस आती थी ना सर, सिर्फ रोते हुए आती थी। हम उसको अपनी दीदी की जिंदगी बर्बाद करने में सजा दी है सर। और ये सोचे हो कि सजा देने के चक्कर में तुमने खुद को कितनी बड़ी सजा दी है, और उससे भी बड़ी सजा दी है अपने परिवार को।
कहते हैं कि एक साथ दो नावों में सफर करना खतरे से खाली नहीं होता, लेकिन राजेश और अमला दोनों ही ये सफर कर रहे थे। बल्कि राजेश की जिंदगी तो तीन तरफ से उलझी हुई थी। मुखौटे लगाकर इंसान कुछ समय के लिए खुश तो हो सकता है, दूसरों को भी खुश कर सकता है, लेकिन ये खुशी लंबी नहीं चलती है। और जब इसका एहसास होता है तो वहीं से शुरू होता है बेचैनी का एक ऐसा सिलसिला जो कभी भी एक खतरनाक अपराध की शक्ल ले सकता है। दोहरी जिंदगी के ताने बाने को सुलझाने के लिए राजेश और नीलेश दोनों ही हत्यारे बन गए। अपनी इच्छाओं को पूरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम सही और गलत के बीच के अंतर को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, उसके अंजाम की परवाह नहीं करते हैं, और नतीजा हम खुद ही अपनी तबाही के जिम्मेदार बन बैठते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।